हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस। राइट, वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो बच्चों, टेक्स्ट बुक में कैसे स्टार्ट हो रहा है टॉपिक, इन्होंने बताया है कि मेंडल जी ने अपना काम पब्लिश किया था कब, इन द ईयर 1865। ठीक है, मेंडल ने अपना वर्क कब पब्लिश किया था बच्चों? मेंडल published his work in the year 1865। याद रखिएगा, मेंडल जी ने अपना काम पब्लिश कब किया था? इन द ईयर 1865। पर बच्चों, इन्होंने जो काम किया उसके कुछ कुछ ड्रॉबैक्स थे। ठीक है, तो क्या ड्रॉबैक्स थे वो देखते हैं कि मेंडल जी के काम के ड्रॉबैक्स क्या थे। तो इफ आई टॉक अबाउट ड्रॉबैक्स, तो पहला ड्रॉबैक ये है कि उन्होंने जो बताया था फैक्टर्स, राइट, बट ही वाज अनेबल टू प्रूव फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, ही वाज अनेबल टू प्रूव फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब जो फैक्टर्स बोल रहे थे कि फैक्टर्स पास ऑन होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, पर जो फैक्टर्स है वो कहाँ लोकेटेड है, जो फैक्टर्स है वो कहाँ लोकेटेड है वो उनको नहीं पता था, वो नहीं पता पाए थे। उन्होंने ये जरूर बोला था कि समथिंग इज पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन या फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, बट वो समथिंग जो फैक्टर्स है वो कहाँ लोकेटेड है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, फैक्टर्स कहाँ लोकेटेड है वो एक्सप्लेन मेंडल जी नहीं कर पाए थे बच्चों। ठीक है, दूसरा बात क्या है कि इन्होंने कहा था जो फैक्टर्स है जिसे हम जीन बोलते हैं, या इनके जो फैक्टर्स है वो क्या है? डिस्क्रीट यूनिट है। फैक्टर्स जो है वो क्या है बेटा, लिख लीजिए ये सब। इन्होंने फैक्टर्स को डिस्क्रीट यूनिट बताया था, मतलब डू नॉट ब्लेंड, है ना, ब्लेंड नहीं करते। बट किसी किसी केसेस में हमें ऐसा देखने को मिला कि हमारे पास दोनों के कैरेक्टर्स थे, मेल के भी और फीमेल के भी। लाइक एग्जाम्पल, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, है ना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमें पिंक फ्लावर भी मिला था। तो पर मेंडल के अकॉर्डिंग क्या था कि कभी भी जो फैक्टर्स है ये लोग ब्लेंड नहीं करते, लोग डिस्क्रीट यूनिट है, लेकिन फिर भी हमें ऐसे रिजल्ट्स मिले थे कि जिसमें क्या हो, मदर फादर दोनों के कैरेक्टर्स प्रेजेंट हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या था बच्चों, इन्होंने क्या किया था, बायोलॉजिकल चीजों पे मैथमेटिकल टूल्स अप्लाई किए थे, स्टैट्स लगाया था। तो जो उस टाइम के साइंटिस्ट थे उन लोगों को ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं थी, दैट हाउ समवन कैन अप्लाई मैथमेटिकल टूल्स ऑन बायोलॉजिकल स्टडीज। ठीक है, साइंटिस्ट डिड नॉट एक्सेप्टेड his application of mathematical tools on biological studies। इन्होंने जो बायोलॉजिकल स्टडीज में मैथमेटिकल टूल्स अप्लाई किए थे ये उस टाइम के साइंटिस्ट लोगों को पसंद नहीं आया था। दूसरा बेटा, उस टाइम कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी। ठीक है, जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन वॉज नॉट इजी। इतना इंटरनेट और थोड़ी ना था कि यहाँ का काम वहां पब्लिश कर दो, ऐसे सर्कुलेट कर दो, तो कम्युनिकेशन वॉज नॉट इजी। तो इनका काम इतना सर्कुलेट नहीं हुआ था। तो वर्ल्ड वाइड जो अगर मैं बात करूं, वर्ल्ड वाइड इनका काम का सर्कुलेशन नहीं हुआ था, सब लोगों को पता नहीं चला था। तो दिस वॉज द ड्रॉबैक। क्योंकि बेटा 1865 की बातें हैं, उस टाइम थोड़ी ना आपका ये सब इतना कम्युनिकेशन ईजी था। आजकल तो तुरंत कुछ आपने किया, मेल भेजा, सामने वाले को मिल गया, तो बहुत साधन है आपके पास, राइट। बट उस टाइम पे पॉसिबिलिटी नहीं थी, कम्युनिकेशन उतना इजी नहीं था, तो वर्ल्ड वाइड इनका काम नहीं फैला। ठीक है, समझ में आया। 1865 में मेंडल ने अपना काम पब्लिश किया था, लेकिन वर्ल्ड वाइड इतना नहीं फैला बिकॉज कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी एट दैट टाइम,
राइट फिर ड्रॉबैक्स ये समझ में आ गया आपको। उनका जो फैक्टर्स था, इन्होंने कहा था ब्लेंड नहीं होते, फिर भी कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हमें मिले ऑफस्प्रिंग में जिसमें जो मिक्सचर था दोनों पेरेंट्स का, राइट। और ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की फैक्टर्स एक्चुअली कहाँ लोकेटेड है, ठीक है। और क्या था एक पॉइंट कि उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि हाउ ही कैन अप्लाई मैथमेटिकल टूल्स ऑन बायोलॉजिकल स्टडीज। फाइन, ये बातें आपकी एनसीईआरटी कहती है। फिर बेटा क्या आता है कि 1900 में क्या हुआ था, रीडिस्कवरी हुई थी हमारे मेंडल जी के वर्क की, ठीक है। 1900 में क्या हुआ था बेटा, इन 1900 याद रखिएगा 1900 में क्या हुआ था, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क। किसने किया था, 3 साइंटिस्ट थे बच्चों, 3 साइंटिस्ट ने किया था, अलग अलग ही काम कर रहे थे ये लोग। ये नाम है इनका हुगो डी वेरिस, देन कार्ल कॉरेंस वही है हमारे जिन्होंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिया है, कार्ल कॉरेंस एंड वॉन टेशमैक, ठीक है। ये 3 साइंटिस्ट है बेटा, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रीडिस्कवरी करी किसकी, मेंडल के काम की। इन लोगों ने रीडिस्कवरी करी मेंडल के काम की, कब, इन द ईयर 1900। बेटा ये ईयर्स याद करने हैं आपको। 1865 में मेंडल ने अपना काम पब्लिश किया था, 1900 में रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल की वर्क की हुई थी, राइट। फिर बेटा क्या हुआ था, इसी दौरान क्रोमोसोम की डिस्कवरी कर दी गई थी। जो हॉफमेस्टर इन्होंने किया था क्रोमोसोम का डिस्कवरी, वेल्डेयर ने टर्म दिया था क्रोमोसोम, फाइन। फिर आपका 1902 में बेसिकली सटन एंड बोवेरी ने 1902 में सटन एंड बोवेरी ने क्या दिया था बेटा, क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस। इन द ईयर 1902 क्या हुआ, क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया गया किसके द्वारा, बाय सटन एंड बोवेरी, ठीक है। बाय सटन एंड बोवेरी क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया गया। बच्चों याद रखिए क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था, सटन एंड बोवेरी। एमसी क्वेश्चन बन सकता है आपका नीट का, दैट हु गेव क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस। एंड आपको स्कूल एग्जाम में भी आ सकता है ये कि राइट डाउन दी पोस्टुलेट्स या पॉइंटर्स ऑफ क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस, तब भी आपको लिखना ही पड़ेगा दैट इट वाज गिवन बाय सटन एंड बोवेरी, ठीक है। तो जो थियोरी है क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस से क्या बताता है कि जीन और क्रोमोसोम का बिहेवियर सेम सा है। देखो मेंडल ने कहा था फैक्टर्स, फिर लेटर ऑन पता चला कि फैक्टर इज नथिंग बट दे आर जीन्स, ठीक है। मेंडल ने वर्ड फैक्टर दिया था, जो जीन टर्म है वो दिया था जोहानसन ने। मेंडल ने क्या वर्ड दिया था बेटा, मेंडल ने वर्ड दिया था फैक्टर, फैक्टर को जीन किसने बोला, जोहानसन ने। फैक्टर को जीन किसने बोला, जोहानसन ने। याद हो जाएगा, बहुत इजी है। मेंडल ने टर्म दिया था फैक्टर को हमने अब बोला जीन टर्म वाज गिवन बाय जोहानसन, इजी। तो क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या बोलता है, द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, क्या बोलता है, द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स was parallel to the behavior of genes. The behavior of chromosome, जो क्रोमोसोम का बिहेवियर है वो किसके जैसा है, इट इज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स। ध्यान से समझिए, द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एंड जो बिहेवियर है आपका जीन का, दोनों सिमिलर सा है। एंड इन्होंने क्या किया, सटन एंड बोवेरी ने क्या किया, यूज क्रोमोसोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ, ठीक है। इन्होंने क्रोमोसोम का मूवमेंट यूज करके मेंडल्स के लॉ को प्रूफ किया, मतलब बताया ऐसे कि मेंडल्स ने जो लॉ दिए थे उनके लॉ जो है वो क्रोमोसोम पे भी अप्लाई होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम एज वेल एज जीन्स अकर इन पेयर, हमें पता है, ठीक है। ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एज अलील वाली बात तो मेंडल ने भी कही थी, राइट। तो बेसिकली क्रोमोसोम एज वेल एज जीन अकर इन पेयर, क्रोमोसोम एज वेल एज जीन दोनों ही क्या होता है बेटा, पेयर में ही आते हैं। Two alleles of a gene pair are located on the homologous site on homologous chromosomes.
तो बेसिकली बेटा क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा, जैसे इसमें जो कैपिटल ए है और स्मॉल ए है, ये दोनों क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए, दे आर, कैपिटल ए स्मॉल ए क्या है, जीन्स है ना। कैपिटल ए, यहाँ पे जो कैपिटल ए है स्मॉल ए है, ये लोग क्या है, दोनों अगर हम देखें तो ये एक जीन है और ये एक जीन है, और दोनों क्या है, ऑल्टरनेट फॉर्म है, तो उसे हमने अलील बोल दिया। कैपिटल एंड स्मॉल ए क्या है, अलील है। अब मतलब नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा तो फिर दोनों में से एक, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो ए है वो आई कलर के लिए है, स्मॉल ए भी आई कलर के लिए है, तो दोनों में से कोई एक जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में चला जाएगा, ऐसा, ठीक है। इतना समझ में आया? ओके, सो ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसे दिया था, साटन एंड बोवेरी ने। इन्होंने क्या बोला था, द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स एंड यूज क्रोमोसोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ। क्रोमोसोम एज वेल एज जीन्स दोनों पेयर में होते हैं। द टू अलील्स ऑफ अ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। अब ये जो टेबल दिया हुआ है बच्चों एनसीईआरटी में, यहाँ पे इन्होंने पजल से पूछा है कि ए और बी में कौन ए है और कौन बी है। चलिए पढ़ते हैं, मतलब कौन सा क्रोमोसोम है, कौन सा जीन है, वो आपको बताना है। तो जो ए है इट अकर्स इन पेयर, जो बी है इट ऑल्सो अकर्स इन पेयर। ए बी पेयर में होता है, बी बी पेयर में होता है, ठीक है भाई। जो ए है segregate at the time of gamete formation such that only one of each pair is transmitted to a gamete. Segregate at the time of gamete formation टाइम में अलग होते हैं, such that only one of each pair is transmitted to a gamete, दोनों में से कोई एक ही जाएगा। Segregate at gamete formation and only one of each pair is transmitted to a gamete. Okay. थर्ड पॉइंट, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये थर्ड। इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। ये टिक करी बच्चों, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। ये क्या बोल रहा है देखो, अभी समझो ये आपका न्यूक्लियस में मैं बना रही हूं क्रोमोसोम्स, तो जैसे ये एक है, फिर येलो बना देते हैं, ठीक है। अब बेटा वन पेयर सेग्रीगेट, अब एक पेयर समझो मैंने ये लिया मरून वाला, वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। अभी जो मरून वाला है इसके साथ आपका पिंक भी आ सकता है, ठीक है। फिर जो ये मरून वाला है इसके साथ आपका ये जो ब्लू है वो भी आ सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो येलो वाला है वही इनके साथ जाए। तो इसमें ऐसा बोल रहा है वन पेयर सेग्रीगेट, एक पेयर सेग्रीगेट करेगा इंडिपेंडेंटली ऑफ द अनदर पेयर, एक पेयर जो है वो सेग्रीगेट करेगा इंडिपेंडेंटली ऑफ द अनदर पेयर, एक पेयर जो है वो सेग्रीगेट करेगा इंडिपेंडेंटली ऑफ द अनदर पेयर, ऐसी बात हो रहा है। अब दूसरा क्या, इंडिपेंडेंट पेयर। चलो यहां बनाते हैं अपन, यहां बनाते हैं, तो समझिए ये क्रोमोसोम है, यहां पे क्रोमोसोम है, अब जो यहां पे मैंने ब्लू से बनाया है, यहां पे समझो ए है और बी है, कैपिटल बी, और यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी है, और यहाँ पे अपन कैपिटल डी और स्मॉल डी ले लेते हैं, ठीक है। अब बच्चों इंडिपेंडेंट पेयर, यहाँ पे जो कैपिटल ए और स्मॉल ए है ये लोग कोड तो कोई एक ही कैरेक्टर कर रहे हैं, कैपिटल बी और स्मॉल बी जो है वो कोड तो एक ही कैरेक्टर कर रहे हैं, और कैपिटल डी और स्मॉल डी है वो एक ही कैरेक्टर कोड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो कैपिटल ए और बी जो है, क्योंकि वो लोग एक ही क्रोमोसोम पे लोकेटेड, दोनों जाएंगे ही जाएंगे,
तो इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी जो है वो क्या है, डिपेंडेंट पेयर है। ए और बी क्या है, डिपेंडेंट पेयर है। अब कैपिटल ए और कैपिटल बी के साथ, कैपिटल ए और कैपिटल बी के साथ बच्चों, कैपिटल ए और कैपिटल बी के साथ बच्चों आपका क्या हो सकता है, कैपिटल डी भी जा सकता है और स्मॉल डी भी जा सकता है। और क्या हो सकता है, और आपका स्मॉल डी भी जा सकता है या नहीं? देखिए फिर से समझाती हूं। यहां पे एक क्रोमोसोम जो ब्लू वाला है, इसमें कैपिटल ए और कैपिटल बी कैरेक्टर है। अब कैपिटल ए का स्मॉल ए और स्मॉल बी ऑल्टरनेट फॉर्म है, ये समझिए। तो कैपिटल ए और कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है, ये लोग क्या है, ये सब बेसिकली आपके एक क्रोमोसोम पे लोकेटेड है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने बनाया कैपिटल डी और स्मॉल डी, ठीक है। दे ऑल आर ऑफ कोर्स होमोलोगस क्रोमोसोम, राइट। तो दे ऑल मतलब जो ब्लू से बनाया है वो, और जो आपका मरून से बनाया है वो। अब बेटा देखो क्या है, जो कैपिटल और कैपिटल बी है उसके साथ आपका या तो ये कैपिटल डी जाएगा या फिर स्मॉल डी जाएगा। ए और बी तो जाएगा ही जाएगा ना, बिकॉज वो दोनों जीन एक ही क्रोमोसोम पे लोकेटेड है। जो आपका कैपिटल ए और कैपिटल बी है, जो आपका कैपिटल ए और कैपिटल बी है, वो दोनों क्योंकि एक ही क्रोमोसोम पे लोकेटेड है, दोनों कैरेक्टर ही जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो कैपिटल ए और कैपिटल बी है वो डिपेंडेंट हो गए, जबकि कैपिटल ए कैपिटल बी और ये जो डी है ये क्या है बेटा, ये लोग इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे क्या बोला, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। तो ऐसा नहीं कि कैपिटल ए और कैपिटल बी के साथ कैपिटल डी ही जाएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ कैपिटल डी भी जा सकता है, कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ स्मॉल डी भी जा सकता है। तो यहाँ पे क्या बोला, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अनदर पेयर। समझ आया बात? तो इसका मतलब आपका ए और बी क्या हुआ, जो आपका ए है वो है, ए क्या हुआ बेटा, जो आपका ए है वो है जीन, और बी क्या हुआ, बी है आपका क्रोमोसोम, ठीक है। ए जो है वो आपका जीन है और जो बी है वो क्या है, आपका क्रोमोसोम। क्लियर हुई ये बात? वापस समझाओ, चलो वापस समझते हैं, कोई बात नहीं, फिर से समझिए, ध्यान दीजिए अच्छे से। ये मैं न्यूक्लियस बना रही हूं, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्रोमोसोम बना रही हूं, बना सकती हूँ ऐसे एक्स, शेप अलग कर देती हूं ताकि ऑरेंज दिख रहा है कलर, और ये ब्राउन आ गया ना, चलो कोई नहीं, ब्राउन है, ठीक है। ये आपके एक न्यूक्लियस में ऐसे क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। अब देखो मुझे गैमेट बनाना है, मैं अभी गैमेट बनाने वाली हूं, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो ब्लू वाला है ये जो ब्लू वाला है ये आया। अब इसके साथ बेटा, इसके साथ ये भी आ सकता है, और इसके साथ, और इसके साथ आपका
ये भी आ सकता है। एग्री? हाँ या ना? क्योंकि क्या बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि जो ब्लू है उसके साथ ये स्पेसिफिक मरून वाला ही जाएगा या ये ब्राउन वाला ही जाएगा, दोनों में से कोई भी जा सकता है। देखो मैंने इसलिए कलर डिस्क्रिमिनेशन किया है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग इजी हो। जो ब्लू वाला मैंने बनाया उसके साथ आपका ये मरून भी जा सकता है क्रोमोसोम, और इसके साथ आपका ये ब्राउन भी जा सकता है गैमेट जब बनेगा तब। क्लियर? ठीक है। वैसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये तो किसकी बात हो गई? ये बात हो गई आपके क्रोमोसोम की, ये बात हो गई आपके क्रोमोसोम की। अब अगर बच्चा लोग हम लोग जीन की बात करें, हम लोग अगर जीन की बात करें तो ये क्रोमोसोम है, तो समझो यहाँ पे आपका जीन है ए और बी। ठीक है, ए और बी ले लेते हैं और बना रहे ना साथ साथ में, और फिर यहां पे आपका जीन ले लेते हैं हम लोग इधर स्मॉल ए स्मॉल बी। ठीक है, फिर नीचे चलते हैं, यहां पे मैं ले रही हूं कैपिटल डी, ठीक है, और इसके अपोजिट मैं ले रही हूं स्मॉल डी। ठीक है, इसको अलग से बनाऊं ताकि क्लियर रहे। चलो एक सेकेंड, अलग से बना लेती हूँ। कलर 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 देखो बनाया ये। क्लियर हुआ? देखो एक बार, ब्लू वाला लिया, ठीक है, तो उसमें कैपिटल ए स्मॉल ए जीन समझा गया ना इसके लिए, और इसमें पिंक वाले में हमने लिया स्मॉल ए स्मॉल बी, और नीचे अपन ने मरून में ले लिया डी और ब्राउन में ले लिया स्मॉल डी। ठीक है, अब क्योंकि जीन का ट्रांसफर करना है बेटा, तो देखो आपका जो ए है, ठीक है, और आपका जो ये बी है, ये लोग क्या है बेटा? ये दोनों आपके डिपेंडेंट पेयर है। ये दोनों आपके क्या है? डिपेंडेंट पेयर है। और अगर मैं बोलूं ये वाला ए है, तो इस ए के साथ आपका डी भी आ सकता है ना, इसके साथ आपका स्मॉल डी भी आ सकता है। तो अगर मैं बात करूं ए डी का या फिर कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल डी स्मॉल डी का, अगर मैं इन दोनों का बात करूं तो ये लोग क्या है? ये लोग इंडिपेंडेंट पेयर है। ये लोग क्या है बच्चों? ये लोग आपके इंडिपेंडेंट पेयर है। यहाँ पे क्या हो सकता है? लाइक ए डी भी बन सकता है और आपका यहाँ पे ए डी भी बन सकता है। समझ में आया? ये ए के साथ ये डी भी जा सकता है, ये ए के साथ ये डी भी जा सकता है, इस ए के साथ ये डी जा सकता है, इस ए के साथ ये डी जा सकता है, एनीथिंग। तो अगर इन दोनों की बात हो रही है तो वो क्या हो गया? वो इंडिपेंडेंट हो गया। और अगर इनकी बात हो रही है तो ये लोग क्या हो गए? ये लोग आपके डिपेंडेंट है। ये लोग आपके क्या है बेटा? डिपेंडेंट पेयर है। आ रही है बात समझ में? अभी समझो, ये आपके 2 क्रोमोसोम्स है, ठीक है। अब इसमें या तो ये जाएगा या फिर ये जाएगा, ठीक है। अब यहां पे समझो आपका ए है, यहां पे बी है, फाइन। यहां पर ए है और यहां पे बी है, तो ए और बी तो जाएगा ही जाएगा ना, ए और बी तो जाएगा ही जाएगा। तो ये लोग क्या हो गए? ये लोग हो गए आपके डिपेंडेंट। इन दोनों की बात करें गैमेट बनाने के टाइम पे, तो दोनों में से कोई भी जा सकता है, ये लोग इंडिपेंडेंट है।
लेकिन अगर यहाँ पे ये समझो जो कैप है आपका, जो कैप वाला सेक्शन है वो ए है और ये बी है, तो ऑफ कोर्स दोनों ही जाएगा, तो ए और बी क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया। अब इसके साथ अगर ये चला गया, इसके साथ अगर ये डी गया तो क्या है, इसके साथ अगर डी जाता है तो जाए, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों जीन, हम जीन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ए है यहाँ पे डी है, तो ए और डी क्या हो गया, ये लोग इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ए और डी क्या हो गया, ये लोग इंडिपेंडेंट है। तभी तो हम ऐसा बोल रहे हैं ना कि जीन में क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, और यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रोमोसोम में वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। क्लियर हुई बात बच्चों? अब समझ में आया जीन और क्रोमोसोम में डिफरेंस? हाँ, अब समझ में आया। अभी आगे और क्लियर होगा जब हम लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है जो सटन बोवेरी ने दिया था वो समझ में आया। सटन बोवेरी ने सिर्फ इतना ही कहा था बच्चों कि क्रोमोसोम्स और जीन जो है वो दोनों पेयर में अक्कर कर रहे हैं और दोनों का बिहेवियर जो है वो पैरेलल है, दोनों का बिहेवियर जो है वो पैरेलल है, बस जो डिफरेंस है वो ये उन्होंने बता दिया। क्लियर हो गई बातें ये? तो ये हम लोग क्रोमोसोम की बात करें और ये जो हमने बात की वो हमने जीन की बात करी। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, अब बेटा जो इसका यही आपका टेक्स्ट बुक में से डायग्राम दे रखा है ना, ये देखो ये G1 है। सेल साइकिल पता है ना सबको? सेल साइकिल क्या होता है बच्चों, बता दूं? G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज, है ना। तो G1 फेज है। अब आपको पता है S फेज में क्या होता है, S फेज में आपका डीएनए रेप्लिकेशन होता है। S फेज में आपका डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए की क्वांटिटी डबल होती है। तो G2 में देखो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सब डबलेट मिल जाएगा। दिख रहा है आपको? देखो यहाँ पे सिंगल सिंगल था, ये G1 फेज है, दिस इज योर G1 फेज, एंड यहाँ पे ये क्या है, ये आपका G2 फेज है। तो G2 फेज में हमें ऐसे मिल गया। अब मियोसिस दिखाया है इन्होंने, तो ये देखिए मियोसिस में ये वाला पेयर है, ये है, और मियोसिस एनाफेज 2 बता रहे हैं जिसमें ये लोग सेपरेट हो गए हैं, और जर्म सेल में देखो ऐसे हुआ है। ठीक है, अब इसकी पॉसिबिलिटी बताइए आपको। पॉसिबिलिटी इसमें बस वो कलर डिमार्केशन बच्चा ध्यान से समझना, कलर डिमार्केशन इसमें चलते हैं पहले। पॉसिबिलिटी 1 में ऑरेंज है, जो जहां मैं पुट ऑन कर रही हूं हाइलाइटर, वहीं ध्यान देना। ऑरेंज है, ऑरेंज के साथ ग्रीन है, यहाँ पे समझिए, कलर समझिए, कोई खराब बात नहीं है, समझिए। ये ऑरेंज के साथ ग्रीन है, येलो है और रेड है। ठीक है, अब क्या हुआ, एनाफेज आया। पता है ना मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होता है सेल साइकिल में, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। फिर मियोसिस 1 में प्रो मेटा एना टीलो, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। फिर मियोसिस 2 में वापस प्रो मेटा एना टीलो, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे देखो ऑरेंज के साथ ग्रीन ही आया और येलो के साथ रेड ही आया। फिर जर्म सेल में हमें ऐसे मिल गए। पॉसिबिलिटी 2 में आओ बच्चों, पॉसिबिलिटी 2 में आओ। ऑरेंज के साथ यहाँ पे देखो रेड है, येलो के साथ यहाँ पे ग्रीन है। ठीक है, देखो ऑरेंज के साथ यहाँ पे रेड और येलो के साथ ग्रीन। अब ऑरेंज के साथ रेड है और येलो के साथ ग्रीन है, जबकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे येलो के साथ रेड था और यहाँ पे येलो के साथ ग्रीन है। समझ में आया ये? तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि क्रोमोसोम्स जो है, क्रोमोसोम जो जाते हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ द अनदर पेयर। ये येलो वाले को मतलब नहीं है कि इसका रेड आ रहा है या ग्रीन आ रहा है, येलो वाले को मतलब नहीं है कि उसका रेड आ रहा है या फिर ग्रीन आ रहा है, या ऑरेंज वाले को ही मतलब नहीं है उसका रेड आ रहा है या ग्रीन आ रहा है। जितने भी पेयर्स है वो इंडिपेंडेंट है आपस में, जितने भी पेयर्स है वो आपस में क्या है बेटा, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब नेचुरल सा बात है बच्चों, यहाँ पे जो जीन होगा, फॉर एग्जाम्पल ए जीन यहाँ पर है और यहाँ पे डी है, तो ए और डी जो है वो जाएगा, ए और डी जो है वो जाएगा।
ठीक है, क्यों ये लोग भी क्या हो गए, इंडिपेंडेंट है। अब ए के साथ यहाँ पर बी है तो ए बी क्या हो गए, ए बी जो है डिपेंडेंट है क्योंकि दोनों ही ऑरेंज पे लोकेटेड है, तो ए बी जो है वो तो आगे जाएगा ही जाएगा। क्लियर? हाँ, ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम। ये क्या हो गया, आपके जो क्रोमोसोम्स है वो इंडिपेंडेंटली क्या होता है बेटा, असॉर्ट होते हैं। नाउ फिर आता है आपका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये जो आपने पढ़ा पूरा, इसका एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया था बेटा, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था थॉमस हंट मॉर्गन ने, और ये आपकी नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। थॉमस हंट मॉर्गन या टीएच मॉर्गन बोलते हैं दैट जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी सटन एंड बोवेरी ने, उसको एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया, तो एक्सपेरिमेंटली इट वाज प्रूव बाय टीएच मॉर्गन या थॉमस हंट मॉर्गन। ये बात याद रखना बच्चों, ठीक है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय सटन एंड बोवेरी। उन्होंने बोला था कि जो बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम है और जो बिहेवियर ऑफ जीन्स है वो पैरेलल है, ठीक है। वो फैक्टर्स, मतलब जो मेंडल ने फैक्टर कहा था वो फिर प्रूव हो गया था कि हाँ फैक्टर्स आर नथिंग बट जीन, राइट। अब जो इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूव है वो किसने किया था, इट वाज डन बाय थॉमस हंट मॉर्गन, ठीक है। मॉर्गन ने किस पे काम किया था, मॉर्गन ने काम किया था फ्रूट फ्लाई पे। मॉर्गन ने किस पे काम किया बच्चों, मॉर्गन ने काम किया फ्रूट फ्लाई पे। जो आप फ्रूट खाते हैं ना, कोई भी फ्रूट, चीकू को कुछ भी काट के रखना एंड विंडो के पास तो कुछ फ्लाई आ जाएगी, तो वो फ्लाई जो है उसे हम फ्रूट फ्लाई कहते हैं। बहुत इजीली अवेलेबल है, बहुत इजीली हम कल्चर कर सकते हैं लैब में, ठीक है। इसके अंदर पॉलीटिन लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स होते हैं, तो बहुत इजीली हमें नॉर्मल माइक्रोस्कोप पे भी दिख जाता है। तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे बहुत काम होता है। आई मीन फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। देखिए यहाँ पे मैंने पिक्चर भी बना रखी है। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर इज द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रूट फ्लाई, ठीक है। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर क्या है बेटा, साइंटिफिक नेम है। इसमें देखो मेल जो है वो छुटकू दिखता है, फीमेल जो है वो बड़ी दिख रही है ना। तो इजीली हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं मेल और फीमेल में साइज के हिसाब से। एंड अगर मैं देखूं तो डिप्लॉयड में ये कितने होते हैं, 8 होते हैं क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम की बात करूं तो, है ना, उसमें से जो 3 पेयर्स है वो इसके ऑटोसोम्स होते हैं। 6 ऑटोसोम्स है इसके पास और 2 क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है। फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर की लाइफ स्पेन कितनी होती है, लाइफ स्पेन भी बहुत छोटी सी है इसकी, 2 वीक 2 हफ्ते 2 वीक्स, ठीक है। तो बेसिकली हम बहुत इसे यूज करते हैं एज आर्टिफिशियल मीडियम में, हम इसे कल्चर कर सकते हैं। आर्टिफिशियल मीडियम में क्या कर सकते हैं बेटा, हम इसे कल्चर कर सकते हैं, तो इसलिए हम इजीली मतलब इस पे काम हो सकता है। सो बेटा याद रखना, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय सटन एंड बोवेरी। इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने किया था, थॉमस हंट मॉर्गन, टीएच मॉर्गन ने, ठीक है। ये देखो इसकी पिक्चर दे रखी है टेक्स्ट बुक में। सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म ऑब्जर्व होता है, साइज मेल का छोटा है, फीमेल का बड़ा है। अगर मैं बात करूं क्रोमोसोम का, तो डिप्लॉयड में अगर 8 है तो मतलब आप बोल सकते हो कि 4 पेयर, है ना। इट हैज 8 क्रोमोसोम्स या 4 पेयर। इसमें से 6 ऑटोसोम्स हैं एंड 2 आपके सेक्स क्रोमोसोम है। फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। फ्रूट फ्लाई का क्या नाम है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ये क्यों चूज किया, बिकॉज इसकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी सी है, 2 वीक की लाइफ साइकिल है इसकी, राइट। आर्टिफिशियल मीडियम में इजीली हम इसे कल्चर कर सकते हैं एंड नॉर्मल माइक्रोस्कोप में भी इसकी चीजें हम काफी स्टडी कर सकते हैं। फाइन, क्लियर हो गया, ओके, थैंक यू।